भाइयों और बहनों, मुझ पर एक भाई का खत है, यहाँ मंडली में नहीं है, वो तो मुंबई तरफ के है, लोनावाला से लिखा है। उसने अपना नाम नहीं दिया है और एक अखबार है उसमें से एक थोड़ा हिस्सा भी भेज दिया है उन्होंने। तो वो अखबार में लिखने वाले कहते हैं कि ये हमेशा शाम को महात्मा बोलता है, तो वो तो कांग्रेस का ही बाजा बजाता है, तो हमेशा इस तरह से बाजा बजाता है। उसका नतीजा क्या आ सकता है कि लोग तो सब उगता जाते हैं और कोई सुनना ही नहीं चाहते हैं। और पीछे होता है क्या उसमें से कि उसमें से तो एक जबरदस्ती बढ़ जाएगी और पीछे क्योंकि कांग्रेस का बाजा फूंकता है तो कांग्रेस एक निकम्मी सी बन जाएगी। निकम्मी सी क्यों कि जबरदस्ती से एक अपना जैसे हिटलर, तो हिटलर शाही बन जाएगी। या तो मुसोलिनी थे, वो मुसोलिनी और हिटलर वो दो एक गाली निकालने के शब्द हो गए हैं, तो ऐसा वो लिखते हैं। मैंने सोचा कि ऐसा कोई दूसरे भी होंगे शायद, लेकिन बहुत कम है ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरे पास से तो बहुत खत आ रहे हैं कि वो लिखते हैं कि ऐसा तो हमेशा करते हैं, तो हमें कुछ फुर्ती आ जाती है, हौसला आ जाता है और हम समझते भी हैं। और मैं कांग्रेस का बाजा बजाता हूँ, वो भी तो सर्वथा गलत बात है। यूं तो कहो कि मैं तो सारा जगत का बाजा बजाता हूँ, मैं तो जगत की सेवा करता हूँ, और यहाँ मेरे से ऐसी बात थोड़ी हो सकती है। और पीछे वो कहते हैं कि वो अहिंसा की बात तो इधर उधर से थोड़ी ला देते हैं, बाकी कोई उसमें अहिंसा की तो कुछ है ही नहीं, स्पर्श तक नहीं है, इस तरह से वो कहते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे जो लोग पड़े हैं अगर, तो मैं तो बोलूँ, लेकिन उनको वो सुनने की तो कोई दरकार ही नहीं होनी चाहिए। वो करते हैं, वो गलती करते हैं, मुझको कोई शक नहीं है कि अगर ये रेडियो वाले हैं, तो रेडियो वाले हैं, वो तो एक हुकूमत की चीज़ है, तो हुकूमत अपनी ही स्तुति का गान कराती रहें, तो मैं कहूँगा कि वो हुकूमत लायक नहीं है। हुकूमत को क्या पड़ी है? हुकूमत जो काम करती है उस पर से लोग उसको तारीफ करना है तो करें, उसकी निंदा करना है तो करें, मारना है तो मारे, लेकिन रेडियो के मार्फत अपनी तारीफ करावे, वो तारीफ करा सकते हैं कि जिसमें कुछ है ही नहीं, तो बस तारीफ पर ही जिंदा रहते हैं। तो ऐसी हुकूमत कोई चल नहीं सकती है। और मैं तो हुकूमत का दोष होगा तो भी बताता हूँ, क्योंकि मुझको ये पड़ी नहीं, मुझको तो धर्म की सेवा करना है। धर्म में जो आ सकता है उसकी मैं बात करूं, तो इसलिए मुझको ऐसा लगता नहीं है। और जो कोई किसी के दिल में है तो वो छोड़ दे, क्योंकि यहाँ आप लोग बैठे हैं, वो तो मजबूर हो जाते हैं सुनने के लिए, सुनना पड़ता है, लेकिन न सुने तो भी हो सकता है आपका चित्त कहीं और रहे और कहीं दूसरा ख्याल करें और कहें कि चलो अभी बैठे हैं तो बैठे रहें, कहाँ हम ऐसा अनादर करें। तो इसलिए एक सभ्यता के खातर आप बैठे, लेकिन आपके कान न रखें, तो ये लाउड स्पीकर होते हुए भी आप कह सकते हैं कि मैं तो था, जैसा था ऐसा आया, क्योंकि वो तो हमेशा ऐसी ही बात लवारी करता है, उसको क्या सुनना था, तो आप नहीं सुने। इसलिए देश को नापसंद है, उसको कोई मजबूरी नहीं करता है वो सुनने के लिए, और यहाँ आते हैं वो भी मुझको सब छोड़ सकते हैं, छोड़े तो बस खत्म हुआ। पीछे में क्या हवा में बात करूंगा, और आप समझेंगे कि पीछे में रेडियो के मार्फत से बात नहीं करने वाला हूँ, मुझको पसंद ही नहीं है। वहाँ मैं चला गया तो दूसरा, मैं रेडियो के मार्फत सारा हिंदुस्तान को सुनाने के लिए कोई ये काम करता हूँ ऐसा नहीं है, ख्याल करके नहीं आता हूँ कि मैं क्या बोलूँगा और क्या नहीं। पीछे अगर 2 मिनट मिल गई तो किया, ऐसा मैं आदमी पड़ा हूँ, तो
तो आपकी सेवा सिवाय और कोई मुझको काम नहीं है, लेकिन सेवा के लिए एक ही चीज हमेशा कहनी चाहिए, एक तरह से दूसरी तरह से कोई रंग पूर कर भी तो मेरा वो धर्म हो जाता है और वो धर्म का मैं पालन करने वाला हूँ। ये तो मैं उसके बारे में कह दिया। अभी एक बात खटकती है, औरतों को बहुत खटकनी चाहिए। मेरे पास खत तो काफी आते हैं कि पाकिस्तान में काफी औरतों को पकड़ गए हैं, बिगाड़ते भी हैं। बार दफा औरत वापस आ जाती है, कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से। देखें, वो सबको एक हम बने हैं ऐसे, मैं तो उस चीज को धर्म नहीं समझता हूँ, लेकिन हम बने हैं ऐसे कि ऐसे औरत है तो पीछे शर्मिंदा बन जाती है और लोग भी मानते हैं कि हाँ उसको तो कोई मुसलमान पकड़ गया था, अभी वो औरत तो बस खत्म हो गई। ऐसा जो करते हैं उसको मैं निर्दयता मानता हूँ। ऐसा क्यों करें? औरत कोई किसी के पास कोई पकड़ जाते हैं, हाँ वो सीता के जैसी रहें और इसके सीता के जैसी उसका दिल की भी पवित्रता हो तो पीछे उसमें से जो शक्ति पैदा होती है, तो रावण जैसा भी सीता को कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन सीता को इस युग में हम कहाँ से निकालें? और सब ऐसी औरत नहीं होने वाली है तो क्या उसने वो गुनाह किया? इसलिए माँ छोड़े, बाप छोड़े, पति है तो पति छोड़े, भाई है तो भाई छोड़े। मैं कहूँगा कि ये तो बड़ी निर्दयता, घोर निर्दयता होगी। और इस युग में कि जब इतने पैमाने पर होता है तो वो हमारे वो होना ही नहीं चाहिए। तब क्या हुआ कि एक औरत तो ऐसी है कि उसको पकड़ तो गए, लेकिन वो पकड़ गई इतना ही पीछे उन्होंने छोड़ दी, शर्मिंदे हुए, या तो पीछे दूसरे आदमी ने कहा कि उसको छोड़ो तो छूट गई। उसके लिए तो पीछे कहना क्या था, उसकी घृणा कौन कर सकता है? लेकिन दूसरी है उसका स्पर्श कर लिया है तो वो कोई थोड़ा स्पर्श कराने के लिए जाने वाली थी, वो थोड़ी व्यभिचारिणी थी। व्यभिचारी तो वो औरत है कि जो जानबूझकर किसी और मर्द के पास चली जाती है। लेकिन जिसको कोई पकड़ जाता है, एक गुंडा पड़ा है और वो पकड़ जाए, या तो 10-20 गुंडा आ गए हैं, एक बेचारी औरत पड़ी है वो चली जाए और उसको बिगाड़ते हैं। मैं यहाँ तक जाना चाहता हूँ तो पीछे क्या वो औरत तो हमेशा के लिए सोसाइटी में से, समाज में से चली गई? वो नहीं जा सकती है। और ऐसा जो कहते हैं, मैं तो ये कहूँगा कि वो पापी पुरुष से ऐसा करेंगे तो हमको क्या हक है कि इस तरह से करें? और ऐसी औरत ने मेरी निगाह में कोई गुनाह नहीं किया। अगर मेरी लड़की ऐसी हो, मेरी बीबी भी ऐसी हो, तो मैं तो, मेरी माँ हो, कोई भी हो, तो मैं उसका त्याग नहीं करूँगा। वो तो बेचारी आएगी तो मेरे पास तो लड़ेगी, रोएगी कि अभी क्या करूं। और मैं अगर बुज़दिल हूं और या तो निकम्मा जो धर्म नहीं है उसको धर्म, अधर्म को धर्म मानकर बैठूं, तो मैं कहूँगा उसको कि हाँ अभी तूने ऐसा काम किया है तो अभी मेरे घर में से तो भाग जा। अभी जिसने तुझको बिगाड़ी है उसके साथ रहे। मेरी जबान में से कभी वो निकलने वाला नहीं। क्यों मैं कहूँ उसको कि वो तो वहां से आई, कैसे आ सकी, किस तरह से? क्यों कि वो तो बिगड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन बिगड़ी मेरे पास ऐसे केस आ गए हैं, ऐसा समझो। मैं तो नौखाली में रहता था ना, तो वहां मेरे आया, और ऐसे मेरे पास मुसलमान औरतों का भी केस आ गया है। वो कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ही वो मुसलमानों ने हमारी औरतों को बिगाड़ी, हमारी बहनों को बिगाड़ी, माताओं को बिगाड़ी, लेकिन ऐसा हमने भी किया है। हम सब बदमाश बन गए तो पीछे इस तरह से किया। तो मैं मुसलमान औरतों को क्या कहूँ? वो कहाँ जाए? मैं तो उसको कहता था कि नहीं भाई तू मेरे साथ रहे, और पीछे तेरे लिए सब तजवीज कर लेंगे। और कोई भी जो शरीफ मुसलमान है, जो तेरे पर कभी भी बदनजर नहीं कर सकता है, वो रखना चाहते है तो रखे, नहीं तो कम से कम मैं तो पढ़ा। और मैं तो उसको हिंदू नहीं बनाना चाहूँगा। तू जैसी है ऐसी ही, तू तेरे नमाज पढ़ेगी, कुरान शरीफ पढ़ेगी, मेरी प्रार्थना में तो उसको हाजिर देने की कोई जरूरत नहीं। जिसको तू प्रार्थना मानती है ऐसा कर, और जहाँ तेरा कोई भी नाम नहीं ले सकता है, ऐसा मैं हूँ, तो मुझको परवाह नहीं है। और मुझको ऐसा लगता है
कि हिंदू समाज में हम ऐसे बिगड़ गए हैं कि ऐसी निकम्मी नदामत करते हैं औरतों को, भूल जाते हैं कि हम ऐसा करें, व्यभिचार करें, उसकी तो कुछ नदामत न करें। जो औरत सचमुच व्यभिचार करती है वो अपने घरों में रह सकती है, वो तो ऐश आराम में पड़ी रह सकती है, अनेक प्रकार का श्रृंगार धारण कर सकती है, उसकी तो कोई घृणा नहीं करेंगे। लेकिन जो औरत नहीं चाहती है, इस तरह से भी बिगड़ गई है, तो उसको हम त्यक्ता माने? मैं नहीं मानता हूँ कि इस तरह से हम करें। मेरा ख्याल था कि वो तो मैं आपको कह लूंगा। दूसरा, शायद मुझको किसी ने कहा था तो सही कि ये चीज बड़ी है। हाँ, ये बड़ी बात है। एक शख्स मेरे पास आ गया, जानकार आदमी है और कांग्रेस कमेटी का वो मंत्री है, लेकिन वो किसानों में से पैदा हुआ है, किसान है। तो कहता है कि मैंने तो ये भी सूचन की है, क्योंकि हमारे तो जितनी फसल बढ़ा सकते हैं, पैदावार कर सकते हैं, इतना हम अच्छा करें। मैं आज तो वो अंकुश है, कंट्रोल है, उसको तो छोड़ देना चाहता हूँ। लेकिन माना कि कंट्रोल मिट गया तो मिट गया, इसलिए हम ऊंचे चढ़ गए या तो हमको खाना पीना आराम से मिलेगा, ऐसा तो है ही नहीं। उसके पीछे काफी काम करना पड़ता है। तो एक काम तो ये तो रहा है कि किसान लोग पैदा करते हैं, लेकिन जब वो गेहूं पैदा हो जाता है, बाजरी है, ज्वार है, मकई है, वो पैदा होते हैं, तब तो उसको साफ करना पड़ता है ना। तो वो बताते हैं कि हमारे तो एक आपस में सहयोग करना। मैं अगर मेरे खेत में गेहूं पैदा करता हूं तो मेरे लिए नहीं करता हूं, वो आप लोगों के लिए करता हूं, सबके लिए करता हूं। और वो जब न करूं तो मैं तो चोट बनता हूं। तो मैंने किया तो सही, लेकिन मैं मेरे खेत में जो पैदा हुआ है उसको पीछे उसमें से गेहूं निकालना, साफ करना वो कौन करेगा? तो वो कहते हैं, ऐसे तो हमारे पाठ आते हैं, उसमें भी सिखाते हैं कि जब एक किसान ने ऐसा कर लिया है तो पीछे सब उसके इर्द गिर्द में जो देहात में लोग रहते हैं उनको निमंत्रण देता है कि आज मेरे वहाँ कृपा करके एक दिन के आइए, लड़के लड़की। और मेरे हुआ है, मेरे पास भी जो खेत पड़ा है ना, मैं उसमें खेत में जाकर काम नहीं करता हूँ, वो मेरी शर्म की बात है। लेकिन ये होता था तो पीछे जितने आश्रम में लोग रहते थे उसको बुला जाते थे कि आज तो सबको भेजो। वो मेरा काम था, सबको कह देना कि जाओ, आज मेरी सेवा को भी छोड़ दो और पीछे वहां जाकर काम करो। और वहाँ वो जो फसल काटना है, फसल साफ करना है, वो पीछे लाना है, वो एक दिन में पूरा करो, तब तो वो सब रह जाता है। माना कि पानी आया तो भी बिगड़ जाती है, कोई खा गया, पक्षी खा गए, लूट गए, तो उसको लाना ही पड़ता है, एक दिन में करना पड़ता है। तो एक हाथ से तो नहीं बन सकता है, तो पीछे उसमें सहयोग आप अपने आप पैदा हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि इस तरह से सबको करना चाहिए। और वो बिल्कुल सुवर्ण वस्तु है, जो थोड़ा सा भी वो एक हाथ से बन नहीं सकता है, उसको सबकी मदद चाहिए। बो दिया और पीछे तो अपने आप पैदा होती है, पैदा हो गई, उसमें धान आ गया तो पीछे उसको काटना, साफ करना, वो सब करने के लिए तो सब के सब चले जाए। उसमें तो कुछ थोड़ी सी मेहनत है, बड़ा कष्ट नहीं होता है, लेकिन सब हाथ से काम हो जाता है। तो पीछे बन गया, तब होता है क्या कि उसका दाम कम होता है। जो मेहनत पड़ी, वो जो लड़के आ गए उसकी मेहनत थोड़ा लेना है, क्योंकि उस लड़कों को देना नहीं है, उसको तो बस वो दिया, उसको शाबाश कह दिया, खत्म हुआ, शाबाश, वो उसका दाम बन गया। लेकिन उसको तो खाना है, मैं किसान हूँ तो मेरी रोटी तो मैं उसमें से कमा लूँ, इतना ही ना। तो पीछे उसका दाम तो बहुत कम हो गया, और वही दाम से पीछे मैं फसल दे देता हूँ दूसरों को, अच्छा खाओ आराम से। तो एक उसमें से तो हम बड़ी प्रजा बनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि हाँ, मैं तो जरूर वो कह दूंगा, और मुझको प्रिय चीज है। हाँ, ये क्या है? खेती जानने वाला होना। हाँ हाँ हाँ, वो भी कहते हैं, वो ठीक बात है कि आज हमारे दुर्योग से, सुयोग से नहीं, कि जितने हमारे मंत्री हैं वो किसान नहीं है। कहा जाए
कि सरदार तो आखिर में किसान हैं, हाँ पैदा तो हुए हैं, थोड़ा किसान का काम भी जानते हैं, लेकिन वो सचमुच तो उनका पेशा तो बैरिस्टरी था। और आज भी वकालत तो करते नहीं है, लेकिन वो वकालत का उसमें जो शक्ति थी वो थोड़ी भूल गए हैं। और क्योंकि वो तो किसान पैदा हुए हैं, किसान के कुटुंब में पैदा हुए, तो यहाँ तहाँ से थोड़ा तो वो जान लेते हैं, लेकिन सारा का सारा लोगों को समझा सके और ऐसे तो वो है ही नहीं। अगरचे वो है हमारे में, बाकी तो कोई है ही नहीं। बाकी जो सब हैं वो तो बस धनिक लोग पड़े हैं, कभी उन्होंने खेती नहीं की है, ऐसे पड़े हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके नाम, उसमें से कोई ऐसा नहीं है कि जो जानता है। पूछो मुझको हमारा प्रधानमंत्री, तो वो तो ऐसा तो नहीं जानता है। जवाहरलाल जी बड़े, वो भी बैरिस्टर हैं, वो सारी दुनिया में क्या होता है उसका इतिहास बड़ा जानते हैं, लेखक बड़े हैं, लेकिन वो किसान नहीं है। किसान बड़े भी नहीं है, छोटे भी नहीं है, कुछ नहीं है। किसानी का वो क्या जाने, उनको क्या पता चल सकता है कि किस तरह से किसान कष्ट उठाता है, किस तरह से वो धान पैदा करता है, और अगर किसी को लूटता है तो लूटता है कैसे और क्यों लूटता है, वो सब तो किसान का हाल वो तो किसान जान सकता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि हमारे मंत्री सबके सब रहें तो अच्छा है। क्यों कि सब के सब में से शायद 90% तो किसान है, नहीं होगा तो ऐसा कहो कि 85 तो भी कोई कम है, 80 से तो हमेशा ज्यादा ही है। तो इतने तो किसान पड़े हैं, तो राज तो किसान का है। अगर किसान का राज है तो किसान राज करे, उनको हमारे बनाना है। उनको बैरिस्टर तो बनाना ही नहीं है, मैं तो नहीं बनाऊंगा, तो उनको तो हमारे अच्छा किसान बनाना है। उसको जो तालीम देना चाहिए किसान के लिए, जमीन किस तरह से हो सकती है, ऊंचे जा सकती है, किस तरह से सब पैदा कर सकते हैं। एक खेत में आज 5 मन होता है तो 10 मन कैसे पैदा हो सकते हैं, कहाँ तक हम जा सकते हैं कि जमीन हमेशा के लिए ताजी की ताजी रहे, वो सब किसान का काम है। तो ऐसे किसानों को मैं तो आगे लाऊं, उसकी सेवा करूं, और वो हमारी बागडोर रखें। और उसके साथ पीछे जो रखे ना, तो जवाहरलाल को मैं कहूँगा कि उस किसान के मंत्री बन जाओ, तो दूसरा काम जो करना है वो किसान तो बेचारा अंग्रेजी नहीं जानता है, मैं उसको सिखाना भी नहीं चाहता हूँ। तब पीछे क्या होगा, तो जवाहरलाल को मैं उसका मंत्री बनाऊंगा, उसका गुमास्ता बना लूँगा। तो वो कहेगा कि देखो वो जो आए हैं अमेरिका से, तो उसको मैं मिलकर क्या करूँगा, जाओ तुम्हारे काम कर लेना है। तो हुक्म करे, उसकी तायद करना है जवाहरलाल को, वो काम बन जाता है। ऐसे ही सरदार तो हैं किसान में से, लेकिन एक बड़ा किसान है वो सरदार का सरदार बनेगा और उस पर हुक्म करेगा कि जाओ ये काम तुम्हारे करना है। इस तरह से वो बन सकते हैं उसके मंत्री। तो बेशक उसको मैं हजारों रुपया देने वाला हूँ क्या, मैं कैसे उसको दूँ, मैं तो उसको मिट्टी के घर में रहने दूंगा। और किसान जो सच्चा है वो सिवाय मिट्टी के ऐसे महल में नहीं रह सकता है, वो तो वहाँ से भागेगा कि मैं तो चांद के नीचे रहने वाला हूँ, वहाँ सोने वाला हूँ। मुझको तो एक 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 कमली मिल गई, उससे तो मेरा गुजारा हो जाता है, क्योंकि सारा दिन भर काम किया है, खेतों में चला गया है और सब काम ऐसे कर लिया है, तो उसको ठंडी थोड़ी लगने वाली है जैसे मुझको लगती है, आपको लगती है। इसलिए वो तो उसका सारा रंग बदल जाता है हमारा। तो मैं ये समझता हूँ कि राज तो किसान का है, बैरिस्टर का नहीं है, बड़े लेखक का नहीं है, वो किसी का नहीं है। अगर हमारे यहाँ सचमुच पंचायत राज है तो पंचायत में तो सबसे बड़ा तो किसान है, किसान का राज है। इस कारण मैंने कहा कि मैं तो जरूर इस चीज़ को तो मैं कह सकूँगा, क्योंकि मैं उस चीज़ को मानता हूँ। बाकी की बात बाकी करेंगे।